हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज से हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 11 के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिसीजन को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहां पे जाके नोट्स ले सकते हैं। और इसके बहुत सारे कंसेप्ट या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुके हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल है, दूसरा इंस्टा का लिंक भी अवेलेबल है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है इंडिविजुअल डिसीजंस के बारे में। अब लेसन नंबर 11 है ये। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस लेसन की, यानी कि मैं पढ़ना क्या क्या हुआ इस कंप्लीट लेसन के बारे में। वैसे बता देता हूं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो डिसीजंस की, यानी कि डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या होता है इंडिविजुअल डिसीजन, क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा गेम थ्योरी, उसको समझने के ऊपर कोशिश करेंगे। तो वो कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं हमें। अब हमें देखो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है हमारा, वो है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस। यानी कि क्या डिफरेंस होता है इंडिविजुअल डिसीजन में और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस में। अब सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं, डिसीजन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्यों लेते हैं हम डिसीजन, क्या जरूरत हमें डिसीजन लेने की। हम सब जानते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई भी उस दुनिया में उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। और ज्यादातर डिसीजन क्या होता है हम लोग बड़े होने के बाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े जब तक हम बड़े नहीं होते डिसीजन हमारे कौन लेते हैं, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे बिहाफ पे। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं वो हम डिसीजन अपने आप ही अपना खुद का लेना शुरू कर देते हैं और हम इतने कैपेबल हो चुके होते हैं कि हम डिसीजन ले पाए। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं ले पाते तो भाई उनकी तो बात नहीं कर सकता मैं। तो अब बात करते हैं डिसीजंस की। डिसीजन की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इकोनॉमिक के टाइप में समझाऊं, मतलब इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं, तो बात ये है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे टाइम हो, वो सब क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। और जब लिमिटेड अमाउंट में तो उसे सोच समझ के खर्च करते हैं। हम डिसीजन लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करना है कि क्या वो उसे एलोकेट करना है कि प्रॉपर तरीके से हम उसका इफेक्टिवली यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की सैलरी लिमिटेड है, उसके पास पैसा लिमिटेड है, तो उसे देखना पड़ेगा ना कि कहां उस पैसे को खर्च करना है ताकि उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर भी सोचता है कि भाई किस तरीके से वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसे प्रॉफिट क्या मिले, मैक्सिमम मिले। अब ऐसे फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। टाइम सबके पास लिमिटेड है, 24 घंटे सबके पास। अब वो 24 घंटे हैं, उसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करने हैं ताकि हम अपने दिन को बेहतर बना सके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते या फिर अगर हमारे पास जो है ना वेज जो है वो ज्यादा नहीं होते, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है किसी भी चीज का, अब वही करना है हमें। तो एक सिंपल सी बात है, वहां पे हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि जब सारी दुनिया एक ही काम करे तो हम भी वही काम करते। तो डिसीजंस का चक्कर यहां से पैदा होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि भैया ये इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है। देखो, इंडिविजुअल डिसीजन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक पर्सन ने अपने आप ही अपने दम पे डिसीजन ले लिया। अब वो डिसीजन क्या होता है, कई बार वो डिसीजन रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो हमने किसी से सलाह नहीं करी, हमने अपने बड़े बुजुर्ग से नहीं पूछा, हमने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी उस डिसीजन के बारे में। मानता हूं डिसीजन मुझे ही लेना है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से बात तो करूंगा, अपने बड़ों से बात करूंगा, या फिर जो मुझे अच्छे तरीके से समझते हैं, या फिर जो मेरे वेल विशर्स हैं उनसे बात करूंगा, है ना, शुभचिंतक जो है मेरे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम उन लोगों से बात नहीं करते, सेल्फ कोई डिसीजन ले लेते हैं, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम किसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, यानी कि इसे हम बोलते हैं एक तरह से कैलकुलेटिव रिस्क, यानी कि अपने सोच समझ के। रिस्क तो फिर भी इन्वॉल्व रहेगा। अब कोई डिसीजन है वो गलत होगा या सही, उसका पता तो भाई मेरे भाई फ्यूचर में ही लगाया जा सकता है। जब आप अगर फ्यूचर में उस चीज में कामयाब हो गए तो उसका मतलब क्या है, वो डिसीजन सही था, और कई बार फेल हो गए, डिसीजन गलत था, तो वो डिसीजन का पता बाद में लगता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने अपने पेरेंट्स से बात करी, आपने अपने टीचरों से बात करी, या फिर जो उस चीज के बारे में जानते हैं, जिस फील्ड में डिसीजन लेना चाहते हैं, उनसे बात करी, तो उससे क्या हो गया, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन आया जो इंटरेक्शन के जरिए आया है, लोगों से बात करके आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इंडिविजुअल डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन के बीच में, या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, familiarize oneself with the concept of strategic decisions, their meaning and importance। अब हमें समझना ये होगा कि भैया स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का मतलब क्या होता है, दूसरा उसका मतलब क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा मैं यहाँ पे चैप्टर में समझना होगा, लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के बारे में समझना पड़ेगा कि गेम्स को कैसे प्ले किया जाता है। और आप सबको बताया कि हर एक गेम में डिसीजन की जरूरत पड़ती है और हम सब डिसीजन लेते हैं हर एक गेम में अलग टाइम पे, तो वो कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फोर्थ हम बात करेंगे इलस्ट्रेट गेम्स इन नॉर्मल एंड एक्सटेंसिव फॉर्म। हम गेम्स की बात करेंगे एक नॉर्मल वे में और एक एक्सटेंसिव फॉर्म के फॉर्म्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर इस चैप्टर के। तो ये हमारे 4 क्या है मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो जो मैं बात करी मैंने यहाँ पे कि हम डिसीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है। अब ऐसे आपने देखा होगा इकोनॉमिक में किसी प्रॉब्लम आती है, अगर मैं यहाँ पे सेंटर प्रॉब्लम की बात करूं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा के आया हूं प्रीवियस वीडियोस में, तो हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर किसी प्रोड्यूसर के पास अनलिमिटेड पैसा होता, अनलिमिटेड रिसोर्स होता, तो वो यहाँ पे कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करता और कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करता। लेकिन दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज ही तो लिमिटेड है, तो वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड्स। फिर आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। जहां पे डिसीजन लेना होगा कि भाई वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो करे, लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो करे। और जिनको नहीं पता भाई ये मेथड क्या होते हैं सब डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही क्लियर होते चले जाएं, क्योंकि हमेशा प्रीवियस चैप्टर का रिलेशन अगली वीडियो में भी आ जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अलावा क्या हो सकता है हमारा होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो ये सारी कुछ है जो प्रॉब्लम आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। और सब क्यों आती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है। वही चीज देखो यहाँ पे ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जो है, स्कैरसिटी का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है, जहां पे डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई उतनी नहीं है, ये होती है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। क्योंकि सब लोग चाहते हैं मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा चीजों की पर सप्लाई उतनी है नहीं, जिसकी वजह से स्कैरसिटी क्रिएट होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, 3 सिचुएशन होती है ऐसी, और अगर डिमांड बराबर है सप्लाई की, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो वो सब अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर आर फोर्स्ड टू मेक चॉइस हैड देयर बीन अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे समझो, सिर्फ यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर को या फिर एक कंज्यूमर को डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि चाहे प्रोड्यूसर हो, उसके पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है, उसके पास भी लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड अमाउंट ही है। वैसे एक कंज्यूमर, उसके पास भी कोई चीज बाय करने के लिए लिमिटेड पैसा ही है, तो उसको भी वो चीजें बाय करनी पड़ती है जो उसको हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाए। और अगर यहाँ पे मैं बात करता अनलिमिटेड रिसोर्सेज की, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, तो वहां पे चॉइस का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता। तो ये वर्ड का काम ही नहीं होता हमारा, चॉइस का कोई कंसेप्ट ही नहीं बचता, फिर तो हम जो मर्जी वो चीज परचेज कर सकते थे। फिर हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में भी, डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। सबकी डिजायर अपनी अपनी है। कंज्यूमर की डिजायर क्या होती है, कंज्यूमर की डिजायर क्या होती है कि अपने मैक्सिमम अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाए, मैक्सिमम कर पाए। यानी कि जो पैसा वो खर्च कर रहा है उसे लगे कि हाँ वो वर्थ इट गया मेरा। यानी कि एक सिंपल सी बात है, मुझे वर्थ इट कब लगता है कि हाँ भाई मेरा पैसा सही जायज जगह खर्च हुआ है, जब हम क्या बोलते हैं कि जितना पैसा दिया था हमें या तो उससे फालतू वैल्यू मिली है या उसके बराबर वैल्यू मिली है। अब पता लगा आपने 250 रुपए कोई मूवी की टिकट ली, लेकिन आपको मूवी लगी बिल्कुल बेकार, बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल मजा ही नहीं आया आपको, तो क्या वो 250 रुपए के वर्थ इट थे? बिल्कुल नहीं थे, वो तो खराब हो गए अब आपके पैसे। इसका मतलब आपको वैल्यू वहां पे कम मिली। लेकिन अगर आपको मूवी बहुत जबरदस्त लगी, इसका मतलब क्या है कि आपके 250 रुपए वसूल हो गए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसका कंज्यूमर की सोच क्या होती है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब आता है डिजायर ऑफ अ प्रोड्यूसर। लेकिन प्रोड्यूसर क्या सोचता है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का के ऊपर काम करता है, यानी कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा अचीव करने की कोशिश करता रहता है। इसके बाद डिजायर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण, यानी कि लोगों का भला करना। वैसा गवर्नमेंट करती नहीं ऐसा कुछ भी, ठीक है, करती है हल्का फुल्का, लेकिन हाँ क्योंकि ज्यादा टैक्स का पैसा विजय में चला जाता है, करप्शन में। तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को बड़े लेवल पे करना। डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ, देखो यहाँ पर देखो, अब जो गवर्नमेंट है वो किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे वो करती है, सब्सिडीज देती है, लेकिन कई बार प्रोडक्शन को रोकने की भी कोशिश करती है। अब गवर्नमेंट कैसे प्रोडक्शन को रोकेगी? जो समाज के लिए खतरा है, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट जो यहाँ पे रोक लगाने की कोशिश करती है। रोक कैसे लगाती है? टैक्स इंक्रीज करके। टैक्स किस पे? कंज्यूमर पे भी और प्रोड्यूसर पे भी। अब इससे होता क्या है, गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से बैन नहीं करती, हाँ पर कोशिश पूरी करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ
सर्टेन गुड्स लाइक अल्कोहल, और वो कैसे करेगी, टैक्स को इंक्रीज करके दोनों पे, कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर पे भी। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, और कुछ गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन को गवर्नमेंट इंक्रीज करने की कोशिश भी करती है, जैसे कि मान लो अनाज है, अनाज अब एक बेसिक नीड है। अब जैसे कि मैं बोलता हूं ना, इंडिया में बेसिक नीड क्या क्या हो सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। गवर्नमेंट सोचती है कि ये चीजें सबको प्रोवाइड हो, गरीब से गरीब के पास छत हो रहने के लिए, कपड़े हो पहनने के लिए, और खाने के लिए रोटी भी हो। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, सर्विस लाइक एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करती है कि भाई सबको फ्री में एजुकेशन प्रमोट किया जाए, फ्री में एजुकेशन दी जाए। जैसे कि एक बच्चा जैसे 14 ईयर्स तक है, तो आपने सुना भी होगा ना, उसे एसेंशियल है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट गिवन है उसे कि वो एजुकेशन ले सकता है, उसे कोई भी जबरदस्ती किसी भी काम में नहीं लगाएगा, लेबर वगैरह में नहीं लगवाएगा, ठीक है, किसी कहीं मजदूरी नहीं करेगा, किसी दुकान पे काम नहीं करेगा। पर है सारी चीजें इनलीगल, पर होती सब जगह है, सबको पता है, सबके आसपास होती है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे एक डिसीजन जो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। इनके सबके अपने क्या है, सपने हैं, सबके अपने डिजायर्स हैं जो वो फुलफिल करना चाहते हैं। कंज्यूमर का काम है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना, प्रोड्यूसर का काम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, और गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम किया जाए। अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, व्हाट आर गेम्स ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि गेम्स ऑफ स्ट्रेटेजी। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कोई भी बात करूं, अब कोई भी गेम जो हमें खेलना है उसके लिए कहीं ना कहीं हम क्या बना के चलते हैं, स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। कितना ही बेकार गेम क्यों ना हो, कैसा ही गेम क्यों ना हो, उसके हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और स्ट्रेटेजी गेम के लिए क्या, आप सही में सोचो ना, किसी भी लाइफ में, किसी भी अपनी लाइफ में जब कोई भी गोल अचीव करना होता है, कोई चीज अचीव करनी होती है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसे किस तरीके से फुलफिल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ह्यूज लेवल की वेल्थ क्रिएट करनी है, तो क्या मैं बिना किसी स्ट्रेटेजी कर सकता हूं, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हर एक काम के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। मुझे कोई गेम प्ले करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है, मुझे कहीं पे जाना है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, तो वो है क्या, स्ट्रेटेजी तो है। तो एक सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी जो है वो हर एक चीज में इन्वॉल्व होती है, तो चाहे वो गेम्स ही क्यों ना हो। मोस्ट गेम्स कंप्राइज ऑफ स्किल्स, चांस एंड स्ट्रेटेजी। तो गेम्स में लगते क्या है, एक तो स्किल्स जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब एक क्रिकेटर है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस होती है, जैसे कोई बैट्समैन, उसे भाई बैटिंग करने की अच्छी से प्रैक्टिस हो रखी है, कोई बॉलर है, उसे बॉलिंग करने की प्रैक्टिस है। उसके बाद चांस भी होता है, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटेजी। ये लास्ट में रोल प्ले करती है स्ट्रेटेजी, यानी कि आप किस तरीके से उस चीज को अप्लाई करने वाले हो इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। यानी कि सबका अपना क्या है, रोल है। स्किल का अपना रोल है, चांस का अपना रोल है, यानी कि चांस का मतलब आप ले सकते हो लक। अब पता लगे, मान लो कोई हम एग्जाम देने गए, ठीक है, अब एग्जाम में कुछ पोर्शन ऐसा है कि भाई लक काम करता है वहां पे, कि भाई जो उनसे क्वेश्चन आप पढ़ के गए थे या फिर जो उनसे क्वेश्चन आप करके गए थे वही एग्जाम में आ गए, यानी कि आपका लक चमक गया, आपके नंबर अच्छे आ गए। लेकिन अगर सपोज को आपका लक खराब है, आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है, आपने खूब सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस गए जिसमें आप वीक थे या फिर जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में नंबर क्या आएंगे, कम आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है, लाइक टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई इज अ प्योर चांस ऑफ गेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, एक कॉइन को टॉस करना या फिर एक डाई को रोल करना क्या है, प्योर चांस गेम है। यानी कि चांस क्या होता है, इक्वल होते हैं। मान लो मैंने कोई सिक्का उछाल दिया, तो सिक्के पे हेड आए चाहे टेल आए, प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। ऐसे मान लो मैं कोई डाई को रोल कर दिया, उसमें 1 आने की भी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, 1/6, 2 आने की भी होती है, 3 आने की भी होती है, ठीक है, 4 आने की भी होती है। मतलब ये वो गेम्स हैं जो सट्टे में काम आते हैं ना भाई। जैसे कई लोग होते हैं ना, कसिनो जाते हैं कि मेरा इस नंबर पे पैसा लगा दो, ठीक है, आ सोच रहा भाई अमीर बन के ही जाएगा यहाँ से, पता नहीं कंगाल होकर बाहर आ रहा है। लेकिन एड्स में ऐसा नहीं दिखाया जाता, इसलिए मेरे भाई बच के रहना ऐसे एड से, ऐसे फर्जी लोगों से जो इन चीजों की एड करते हैं। दूसरा, उन एड से जो आपको दिखाया जाता है कि अरे अंदर गया कसिनो के, वहां से बाहर गया था कच्चे में, बाहर आया सूट वूट पहन के, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका उल्टा भी हो सकता है, और ज्यादातर इसका उल्टा ही होता है कि आप जाओगे सूट वूट के पैसे लेके, अंदर जब बाहर आओगे ना वहां पे, तब कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो इन चीजों से बच के रहें। इन अ वॉलीबॉल गेम, अगर मैं किसी वॉलीबॉल गेम की बात करूं, देयर आर 2 टीम्स, वहां पे 2 टीम होती है, ठीक है। एक को बॉल हिट करनी होती है, दूसरी एक गैस करती है, अरे बॉल कहां आएगी, इसके पास तो नहीं जाएगी, कहीं इसके पास तो नहीं जाएगी, या फिर मेरे पास आएगी, तो हम पे गैस करते हैं। तो भाई दोनों टीम का अपना क्या है, रोल है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब वो समझते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होता है, क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो गेम में हमारा कौन होगा, प्लेयर, सबको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट। फिर क्या होगा हमारा, स्ट्रेटजी। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा ना, वहां पे जब कोई बुरी सिचुएशन आती है तो सारे बंदे सर्कल बना लेते हैं कि कौन कहां पे खड़ा होगा, किस फील्डिंग पे खड़ा होगा, कौन क्या करेगा, है ना। सारी स्ट्रेटजी वहां पे प्रिपेयर हो जाती है कि अब कैसे एक्ट करना है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटजी, यानी कि एक्शन प्लान। यानी कि अब हमने काम करेंगे तो सोच लिया है, हमारे पास स्किल भी है, चांस भी है, अब हमें देखना है कि एक्शन क्या लिया जाए जिसके जरिए मैं उस काम में सफल हो जाऊं। तो हम क्या बोलते हैं, एक्शन प्लान। फिर एक होता है प्योर स्ट्रेटजी, मतलब बिल्कुल पक्का बताए कि यार ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, मेरा होना पक्का है।
एक होता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है कि जहां पे चेंजेस हम लेके आ सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके सफल होने के चांस जो है वो मान लो 50% है, 60% है, 70% है, तो हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बिल्कुल उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें लगे ये असफल हो रही है फिर फेल हो रही है, तो वहां पे चेंज कर दो आप। इसके अलावा कुछ पॉइंट कौन से होते हैं? पे ऑफ, यानी कि बदले में क्या मिल रहा है आपको उस चीज करने, गेम करने के बदले में क्या मिल रहा है। अब सपोज करो आप कसिनो गए, तो आपने यहां पैसा लगाया, तो आपके डूबने के चांस क्या है और विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पहले ही डिटरमाइन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जीरो सम गेम्स, इसको हम आगे, जीरो सम गेम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या है कि संतुलन बनाना चाहिए गेम में, बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि भाई एक सिंपल सी बात है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, तो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इनके अगर कोई गेम खेला जाएगा तो उसमें मेनली चांस ये होता है कि एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी। हाँ वो लोग बात है, कई बार गेम ड्रॉ भी होते हैं, फिर उनके लिए भी कुछ होते हैं तरीके की जिनसे ये पता कर सके कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। अब आता है हमारा अजम्पशन कौन कौन सी है। एक तो रैशनैलिटी, इसका मतलब क्या है, समझदारी। आप जब किसी भी गेम को प्ले करते हो तो एक सिंपल सी बात है भाई, मैं अगर मान लो मुझे किसी से क्रिकेट खिलवाना है तो मैं ऐसे बंदे को चूज करूंगा जिसको खेलना आता है, जो समझदार है, जिसको पता है कैसे कहां पे छक्के मारने होते हैं, कहां पे चौके मारने होते हैं, कैसे बॉलिंग की जाती है, वो सब चीज की नॉलेज है उसके पास, यानी कि उसके पास प्रॉपर क्या है, रैशनैलिटी, यानी कि समझदार है उस चीज को लेके। अब पता लगे मुझे किसी को चेस खिलवाना है, उसको यही नहीं पता रानी कैसे चलती है, हाथी कैसे चलता है, वजीर कैसे मूव करता है, कुछ नहीं पता उसे, तो ऐसे बंदे से कैसे खिलवा सकता हूं मैं, तो रैशनैलिटी होनी चाहिए। दूसरा कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स, रूल्स के बारे में पता भी होना चाहिए। पता लगे गेम में खेलना आता है उसे, लेकिन उसे रूल्स का पता ही नहीं है, रूल तोड़ के गेम खेल रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसे फाउल दिखा के भगा देंगे वहां से, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, पहला हमने डिस्कस किया डिसीजन का मतलब क्या होता है, दूसरा इकोनॉमी में डिसीजन का क्या मतलब है, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया थोड़ा सा बेसिक गेम थ्योरी के बारे में और गेम स्ट्रेटेजी के बारे में, और कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए। इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। इस चैप्टर का इंट्रो हमारा हो चुका है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। फिर भी वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत रही, कोई भी डाउट लगे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जिसको जो यहां से उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और बाकी कुछ लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चाहे वेबसाइट पे जाके कुछ कंटेंट देखना चाहो वहां भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंस्टा के लिंक भी है, टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करता रहता हूं, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।